जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी, उस टाइम करनाल पानीपत एक था जब लगने जा रही थी, फिर पानीपत जिला अलग बन गया। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा होगा, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पे जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी जिनको एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमियों को दी जाएंगी। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज हम सब भी इस बात को भूले हुए। देखो जूते का सोल है जो वो भी इसी के मटीरियल का है, आपके जो है कपड़े वो भी इसी मटीरियल के हैं, प्लास्टिक का सारा सामान ये सारा का सारा उसी मटीरियल का है। हज़ारों की संख्या में ट्रक रोज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से निकलते हैं। अगर एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगे हो तो लगते कैसे हो? क्योंकि स्थानीय नेता नहीं, बाहर के एमपी आते हैं, एक सैरगाह बना रखी है उन्होंने करनाल, और आके हमें उलझा के बातों में अपना वोट बटोर लेते हैं हमारे, और फिर वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडियन ऑयल रिफाइनरी का, इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी भी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग भी ना अटेंड करी है, क्योंकि उनको कोई रुचि नहीं। अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पर दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसिलरी यूनिट लगे हों और उसमें 50, 60, 70 हज़ार की करोड़ों में नौकरियाँ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो बाहर की तरफ रुख किया हुआ है बच्चों ने, वह भी बदल जाएगा। माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी काफ़ी कई महीने पहले की बात। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ आदमी रुचि नहीं लेते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में। हमने इंडो इजरायली प्रोजेक्ट करोला में दिया था, और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगी, ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र की पैदा हुआ खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है, वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, और एक किसान एक एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ दे रहा है। कि एलजीबीटी जैसी असामाजिक ये जो नियम लागू करने वाली है कांग्रेस, या ये जो गो हत्या का जो ये मुद्दा उठाकर उस पर राजनीति ये जो कर रहे हैं, ये बंद किया जा सके, तो आप सभी के बीच में सर्वहित पार्टी आज से ही अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक हल्का अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर वीरेंद्र मराठा जी का प्रचार करेगी, और अपने स्थानीय लीडर को जिताने का यहाँ से संकल्प सर्वहित पार्टी लेती है। वीरेंद्र मराठा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप सभी के बीच में वो भी अपने विचार दें। अब मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय मैं तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चलूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। एनसीपी और इनेलो का अलायंस है, गठबंधन, और माननीय अभय चौटाला जी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि आपको कुरुक्षेत्र आने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वीरेंद्र मराठा को जीत दिलानी है और यहाँ दिन रात काम करना, और लोग कर रहे हैं। परसों हम नीलोखड़ी हल्के में थे, कल इसराना हल्के में थे, आज हम मसंद हल्के में जाएंगे। सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे एक टीम भी और इनेलो की निकल गई है जो कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करेगी और तेजी से वह काम करने लगेगी।
अब आप ये समझते होंगे स्थानीय मुद्दा क्या है। इसलिए किन्हें तो मेंबर पार्लियामेंट बनना है, कोई भी बन जाए, फर्क होता है हमारे साथ। यहाँ 700 से ऊपर गांव है करनाल लोकसभा में, किसी एक गांव की भी स्थिति दशा ऐसी नहीं बनाई माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने 9 साल में, जितनी अपने गांव बनिहाली की जो झज्जर जिले में है उसकी बना दी। आप जाके देख सकते हो। आपके बीच में उपस्थित एनसीपी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मराठा वीरेंद्र जी, और आपके बीच में उपस्थित सर्वहित पार्टी से प्रदेश सचिव सुनील काम्बोज जी, और इनेलो पार्टी से जिला अध्यक्ष यशवीर राणा जी, और सुरजीत संधू जी, सुरजीत पहलवान जी, एनसीपी से ऋषिपाल पांचाल जी, एनसीपी से राम कुमार कश्यप जी, और इनेलो पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और एनसीपी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और सर्वहित पार्टी के भी 5 हलके के अध्यक्ष, और सर्वहित पार्टी के भी सभी कार्यकर्तागण, और मेरे पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, जो मेरे मित्र बंधु हैं और जो मित्र बंधु अब बन जाएंगे, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एनसीपी प्लस इनेलो प्लस सर्वहित पार्टी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आपके बीच में, जो हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा जी आपके बीच में उपस्थित हैं, वो एनसीपी से टिकट लेकर आपके बीच में करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं। और जैसा आपको विदित है, अभय चौटाला जी ने इनेलो पार्टी से इनको समर्थन दिया है, और ये एनसीपी और इनेलो के प्रत्याशी हैं। तो आपके बीच में हम यहाँ अनाउंस करते हैं कि आज से एनसीपी प्लस इनेलो और आज से सर्वहित पार्टी की तरफ से भी वीरेंद्र मराठा जी हमारे प्रत्याशी हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में हमारे सर्वहित पार्टी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो अभय चौटाला जी के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे दमखम के साथ पूरी पार्टी कैथल में लगी हुई है। और आज से हफ्ता पहले तक करनाल को भी यही निर्देश था कि करनाल से अभी तक इनेलो प्रत्याशी नहीं नियुक्त कर रही है, तो आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही अपना दमखम लगाना है। लेकिन अभय चौटाला जी और जसबीर जी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर्वहित पार्टी जी की तरफ से जब निर्देश आया कि अब करनाल में जो प्रत्याशी है आपको पूरा दमखम उनके साथ लगाना है, तो उसी दिन से हमने तय कर लिया कि हम अपनी पूरी रूपरेखा वीरेंद्र मराठा जी को विनर बनाने के लिए, पूरा दमखम लगाने के लिए उसी दिन से हम तैयार हैं। जैसा आप सभी को पता है, भाजपा ने और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो एक हुड्डा जी ने अभी विधानसभा में एक कहानी स्टोरी सुनाई थी कि 2 यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं कुछ उसको अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। जैसे वो करनाल से दिल्ली जा रहे थे और दोनों में आपस में चर्चा हो जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरा यात्री कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर वो पहला यात्री पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहता है मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। फिर उससे पूछता है भी आप कहाँ से आए, वो कहता है सेक्टर 6 117 नंबर मकान से आया हूँ। तो वो दूसरा भी पूछता है कि आप कौन से मकान नंबर से आए हैं, वो भी कहता है सेक्टर 6 117 मकान नंबर से करनाल से आया हूँ। तो तीसरा यात्री वहाँ देख रहा था, वो कहता है कि भाई तुम दोनों एक ही घर से हो, एक ही स्थान पर जा रहे हो और फिर भी आप इस तरह के सवाल कर रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं भाई हम एक ही घर से हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई बहुत दूर का रास्ता है और टाइम काट लेते हैं आपस में। तो इसी तरह से कांग्रेस और भाजपा ने हमारे बीच में जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो दोनों के दोनों एक ही परिवार से हैं, एक ही समाज से हैं, और इस तरह से उतारे हैं कि उनको हमारी जनता, जो करनाल की भोली भाली जनता है, उनके हित को लेकर कोई भी तैयार या उनका भविष्य में कोई रोड मैप नहीं है। वो केवल क्योंकि भाजपा से वो सीएम पद पर फेल हुए थे, इसलिए उनको पद से हटाया था। और जो बुद्धिराज सिंह है
वो बुद्धिराज जी गोहाना से यहाँ पर इसलिए उतारे गए हैं कि ये एक फ्रेंडली सा मैच हो जाए, भाई यात्री दिल्ली जा रहे हैं, टाइम पास सा हो जाए। ये करनाल की भोली भाली जनता ये समझ रही है कि हमारे बीच में जो ये कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, बिना हमारा हित को, हमारे भविष्य को देखते हुए, बिना भविष्य को देखते हुए ये उतारे जा रहे हैं। अब ये इस चीज को समझते हुए हमारे बीच में जो स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और हम लोग भी इस पर पूरा प्रयास करेंगे। अरे स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी, उनका कंपटीशन होना चाहिए, स्थानीय लीडर के साथ होना चाहिए। बसपा का लीडर स्थानीय है, आजाद उम्मीदवार सोनिया तंवर स्थानीय है, एक रोमी रायसन वो स्थानीय है, इसी तरह का जो भी कैंडिडेट स्थानीय है उनके साथ वीरेंद्र मराठा जी का कंपटीशन होना चाहिए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा आपस में करें और जनता की समस्याओं को इकट्ठा करके उनकी आवाज उठाने के लिए संसद में पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन ये क्या भाई, हमारे बीच में जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस ने उतारे हैं वो हमारे हितों को देखते हुए नहीं उतारे, बल्कि हमारे साथ खिलवाड़ किया है, करनाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। ये एक फॉर्मल मैच सा इन्होंने बना दिया, ये जनता के हित के लिए टारगेट करके नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा जो ये प्रत्याशी उतार रही है, देश भर में इन्होंने जो राष्ट्रवाद का, गो भक्ति का जो मुद्दा उठाया था, इन्होंने जिसको गौ माता कहकर ये मैदान में उतरे थे, उसी गाय माता को इन्होंने आज 2024 के आंकड़े हैं, पिछले गत वर्ष के जितने आंकड़े हैं सारे आंकड़े क्रॉस करके इस साल भारत से गौमांस का निर्यात हुआ है, गाय का मांस बेचा गया है। अरे आप उसको माँ कहते हो और माँ के साथ इतनी दुर्गति आप करते हो और आप कहते हो हम राष्ट्रवादी हैं। और ये भाजपा जो LGBTQIA का जो मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है कि आदमी से आदमी विवाह कर सकता है, लड़की से लड़की विवाह कर सकती है। हम हमारे देश में, हमारे हरियाणा में गोत्र व्यवस्था लागू है, जेनेटिक संरचना हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग गोत्र बदलकर शादियां करते हैं। हम लोग पाकिस्तानियों का विरोध करते हैं जो बाप अपनी बेटी से शादी कर लेता है। हम लोग उसका विरोध करते हैं जो भाई अपनी बहन से शादी कर लेता है। और ये कांग्रेस किस तरह की नीति ला रही है कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, हम उस LGBT को बढ़ावा देंगे। ये किस तरह की असामाजिक, समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने के लिए आप सभी से हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाते हैं कि आपको अगर इस तरह की असामाजिक ये घटनाओं को रोकना है तो वीरेंद्र मराठा जी आपके स्थानीय लीडर हैं, आप लोग उनको समझिए और उनको समझकर इसको संसद पहुंचाने का इनको प्रयास करें और इनको